आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती साहब, आपका जो कि बैकग्राउंड कोचिंग के साथ है और कोचिंग से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में गहरे हैं, जो आ रहे हैं और अभी आने का इम्कान और भी बहुत ज्यादा बाकी हैं। चीफ जी। सेलेक्टर का हमारे का रेजिग्नेशन, उसके बाद और भी कुछ लोगों से रेजिग्नेशन ले लिया गया है अंडर द टेबल, और एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है मोर्नी मोरकल, हमारे बॉलिंग कोच, जो हाल ही में उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था, साथ ही वो रिजाइन करके तो रुखसत पर निकल ली अपने मुल्क। तो ये पहले तो ये बताइए कि आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ी थी मोर्नी मोरकल को ज्वाइन करने की और फिर छोड़ देने की? सिर्फ 6 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इवन उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया और जल्दी से वो अपना पल्ला छुड़ा के निकल लिए। तो क्या ऐसा कौन सा प्रेशर हो सकता है उन पर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो मई में खत्म हो रहा था नेक्स्ट ईयर। अच्छा। तो उसमें ये था कि अभी 6 महीने रहते थे मजीद ना, तो शायद वो हम्म। 6 महीने रहते थे, तो उससे पहले उन्होंने कर दिया। तो आई गेस कि उनकी अपॉइंटमेंट भी बड़ी क्या कहते हैं, स्ट्रेंज हालात और वाकयात में हुई थी। उनका नाम था लिस्ट में लेकिन आगे नहीं था। और फिर सेठी साहब ने कहा कि वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कोच हैं, और ये पहले मेरा यासिर अरफात का नाम इन हो गया था, और वो हम्म। ज्यादा क्वालिफाइड भी थे। तो एनीवेज मिकी आर्थर, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हैं, ये भी साउथ अफ्रीका से हैं, शायद उन्होंने कहा कि इनके साथ बेहतर केमिस्ट्री होगी। तो 2-3 साल से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कोचिंग में। तो आई गेस कि वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा बैकलैश तो काफी आना था ना। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से ज्यादा मुश्किल होनी थी। सही। हम्म। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में वसीम वकार के होते हुए हम नहीं जीते, जब मुश्ताक, वसीम वकार, सकलैन, तो अभी तो हमारी टीम कुछ भी नहीं है, बॉलिंग तो हमारी है ही नहीं ना। या, समझ रहे हैं? मतलब इन कंपैरिजन जो उस टाइम हमारी बॉलिंग होती थी 90s में, हम या, 95 में भी हारे 2-1 से सीरीज, और 99 में भी हारे। तो जब हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स होते थे, तो अभी तो हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर उस सेंस में देखें तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया में तो और भी बुरा होना था। तो एक तो ये रीजन है कि बैकलैश बहुत ज्यादा था, और हमारे क्रिकेट बोर्ड, मेरा ख्याल है, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी लेकिन बहुत अनप्रोफेशनल है। हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, नो डाउट मिकी आर्थर प्रोफेशनल कोच हैं या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, जो भी हैं, एक वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब स्ट्रक्चर है ना हमारा क्रिकेट बोर्ड का इटसेल्फ, वो हाईली अनप्रोफेशनल है। हमारे जो हैं वो जो क्रिकेट बोर्ड के आप जो भी हेड कह लें या चेयर कह लें या चेयरमैन कमेटी कह लें, जो भी हैं वो सारे जो है ना वो सेल्फ जो है ना वो प्रमोशन पे लगे हुए हैं, मुझे ऐसे लगता है। सेठी साहब थे तो सेठी साहब टीम अनाउंस कर रहे हैं, उनका काम ही नहीं है टीम अनाउंस करना। उसके बाद तो आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट द इजीएस्ट एनवायरनमेंट टू वर्क इन। तो शायद उसने कहा हो कि यार ना मैं काम सही तरह कर सकता हूँ, और गालियां, वो भी गालियां पड़ती हैं जो मुझे नहीं पड़नी चाहिए। ऑन द हाइंड साइड डॉक्टर साहब, वैसे अगर वो पाकिस्तान के साथ होते तो एडवांटेज तो था। हम्म। उसमें एक तो ये कि श्रीलंका से हम 2-0 से टेस्ट सीरीज जीते हैं, ठीक है, हम्म। तो वो भी उनके क्रेडिट पे जाता है। उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं खेला, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज है, और वो अब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो वो जी। कुछ 4-5 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही बेस्ड है। तो आई गेस कि थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है उनके होने से, लेकिन आई डोंट नो। अच्छा, आपने एडवांटेज की बात की कि यकीनन ऑस्ट्रेलिया में एडवांटेज होता, वहां पे रह रहे हैं, वहां पे वो बिग बैश में भी कोचिंग करते हैं, उनको ग्राउंड्स का आइडिया भी यकीनन होगा, और कोई बहुत पुराने क्रिकेटर भी नहीं है, रिसेंट पास तक खेलते रहे हैं वो, तो काफी कुछ उनके मतलब पोटली में था। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, एशिया कप भी खत्म हुआ, तो पाकिस्तान की ये सारी रन बड़ी ही बेकार रही, खास तौर पर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। नसीम शाह क्या बाहर हुआ, पूरी टीम धड़ाम से गिर गई। तो हम्म। मतलब यहाँ उनके उनको डिस्क्रेडिट नहीं जा होता कि आपने श्रीलंका में भी पुअर परफॉर्म किया, फिर इंडिया में पुअर, हालांकि वो इंडिया में भी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के साथ मुख्तलिफ ग्राउंड्स का तजुर्बा रखते हैं, तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो उनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर नहीं थी। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने आपने वही खिलाड़ी खिलाने हैं जो आपको दिए जाते हैं ना, तो ही इज नॉट अ सिलेक्टर, राइट? तो उसके पास जो भी ऑप्शन थी उसने उसी के साथ काम करना है। मेरा ख्याल है कि जो सारी पाकिस्तान की पूरी जो बड़ी पिक्चर है ना, अगर आप पिछले 3 महीने में देखें, तो सबसे जो बड़ा डाउन साइड उसकी ये है, शाहिन शाह अफरीदी नया गेंद से वो बॉल नहीं कर पा रहे। और ठीक है, तो आपकी आधी गेम टीम तो वहीं पे खत्म। अगर मैं बॉलिंग कोच हूँ और मेरा मेन बॉलर बॉल नहीं कर पा रहा, क्योंकि शाहिन हम्म। शाह अफरीदी टेक्स विकेट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवर, राइट? तो अब मसला ये क्या है, ऊपर से वो जो आपका मेन बॉलर है वो बॉल नहीं कर पा रहा, और दूसरा मेन बॉलर इंजर्ड हो जाता है। हम्म। तो आपके पास ऑप्शंस जो है ना वो, अब प्रॉब्लम इससे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड का था कि उन्होंने बैकअप तैयार क्यों नहीं किया ना। ठीक है, मतलब बैकअप हमने पिछले 2 साल में बैकअप दोस्ती यारी पे चलाते रहे ना। तो आई गेस कि इसके पास जो ऑप्शंस थी, रिसोर्सेज थी, इसने उस हिसाब से किया।
बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है प्लानिंग ना, कि प्लान ए बी और सी, तो आई एम नॉट टू श्योर कि, क्योंकि बॉलिंग कोच, हेड कोच और कप्तान बैठ के बॉलर्स के साथ बैठ के प्लान बनाते हैं कि यार हमने इस बैट्समैन को इधर गेंद करना है, इस बैट्समैन को इधर गेंद करना है, या जो भी लाइन खिलानी है इस विकेट पे यहाँ गेंद करना है। तो वो इतनी इनकंसिस्टेंसी थी हमारे बॉलर्स की तरफ से कि आप ये नहीं कह सकते कि यार एक प्लान पे बॉल कर रहे हैं। तो आई एम नॉट टू श्योर इफ ही गेव द राइट प्लान्स, आई एम नॉट टू श्योर इफ द बॉलर्स फेल्ड टू मिजरेबली फेल टू एग्जीक्यूट दोस प्लान्स। तो इनका बिल्कुल इन पे जाता है कि इन्होंने जो है वो, क्योंकि इन्होंने टी20 की कोचिंग की हुई है ना इंडिया में। टी20 में आखिरी 5-10 ओवर में तो हमारे बॉलर्स ने ठीक बॉल किए, 5 फील्डर जो बाहर है ना, मसला ये कि जहाँ 4 फील्डर बाहर है वहां पे हम फंस गए ना। तो आई गेस कि इनको जरा कि इनका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा इसमें, इनका भी कसूर होगा, लेकिन आई थिंक बिगर पिक्चर ये है कि हमारा जो मेन नंबर 1 बॉलर था वो स्ट्रगल कर रहा था, और जो हमारा नंबर 2 बॉलर था वो इंजर्ड हो गया, और बैक हमने डेप्थ बनाई नहीं बॉलिंग में। अच्छा, खैर मैं थोड़ा ये सीखना चाह रहा हूँ कि कोचिंग को मतलब ये अपने प्लान एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ना। मतलब एक ज़ाहिर है ये वक्फ, अब चूंकि वनडे कप ही खत्म हो रहा है तो हम वनडे कप की बात ही कर लेते हैं कि एक जी घंटा 10 मिनट के बाद पहली ब्रेक होती है। तो यकीनन जो छोटे मोटे मैसेजेस तो जाते रहते हैं अंदर पानी के जरिए, कोई भी मैसेज लेके गया। अब सुनने वाले ने मैसेज क्या पहुंचा लिया, रास्ते में उसने उस उसको रीफ्रेज कैसे किया और बैट बॉलर तक कैसे पहुंचाया, ये हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ तक पहुंचा। जैसे वो कहा गया ना कि पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। तो कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर जो मैसेज लेके जा रहा है उसको खुद ही समझ ना आई हो वो आगे क्या लेके गया हो। चले इसको तो एक तरफ रख लेते हैं, 1 मिनट के लिए, साथ जी दोनों जी प्रश्न शामिल कर लीजिएगा, एक लम्हा ये है। उसके बाद जब 1 घंटा 10 मिनट के बाद पहली ब्रेक होती है तो तब वो मेरे ख्याल हडल में इकट्ठे हो सकते हैं कोच वगैरह। तो उसमें वो क्या कहते होंगे कि हाँ आपसे नहीं हुआ पहले घंटे में, अब सेकंड में ये प्लान दिया जाए। तो वो भी नजर नहीं आया ना, पहला वाला नजर आया ना दूसरे वाला नजर आया, तो वेयर बॉलिंग कोच स्टैंड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखें, ये जो जो आप बात करें ना कि गेम स्ट्रेटेजी और चीज है और गेम से पहले का प्लान और है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वार्नर को, जैसा इंग्लैंड का प्लान बताता हूँ ना वार्नर के केस, ठीक है, उन्होंने कहना है जी कि हमने राइट आर्म बॉलर अराउंड द विकेट लेके आएंगे और उसको चौथे विकेट पे खिलाएंगे। ठीक है, वहीं से गेंद अगर सीधा हो गया तो वो उसका बल्ला सही नहीं आता ना। ठीक है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इंग्लैंड ने 2 साल वार्नर को वहीं पे पकड़े रखा है। हम्म हम्म ठीक है, तो कहने का मतलब अब वो प्लान ए था, जहां वार्नर खड़ा हो गया फिर क्या करना है। ठीक है, हम्म। प्लान बी, ठीक है, अगर वार्नर खड़ा हो गया और बॉल स्विंग नहीं हो रहा, कि आप जो चाह रहे हैं वहां नहीं गिरा, तो फिर क्या करना है, उसे ड्राइव खाना है या उसको पीछे खिलाना है। ठीक है, उसको कट खिलाना है तो फील्डर। तो उसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपकी लाइन लेंथ है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फील्ड प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर हारिस रऊफ एक टांग में गेंद कर रहा है, एक शॉर्ट एंड वाइड कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बॉलिंग कोच ने उसको प्लान दिया हो। यकीन। ठीक है, ठीक है, अब उसमें ये होता है कि अगर अगर प्लान ए ये है कि गेंद स्विंग हो रहा है, ठीक है, तो आपने कहा, जिस तरह मंशा भाई पिछले मैच उसमें भी जिक्र कर रहे थे कि वो रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही पूछा कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, बुमराह ने कि नहीं हिल रहा, उसने फौरन फील्ड चेंज कर ली। सिमिलरली अगर आपका बॉल नहीं हिल रहा तो आपने फिर एक साइड पैक कर लेनी है और एक ही साइड पे खिलाना है। ठीक है, और फिर बैट्समैन, और हर बैट्समैन जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बॉलर्स के साथ मैंने काम किया है, बल्कि पाकिस्तान की शाहीन आई हुई थी, तो एक बॉलर के साथ मैं काम कर रहा था, तो उसको हमने प्लान बना के दिया कि यार कहाँ बॉल करनी है ना। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हमने बताना है कि यार जो हम, ये बैट्समैन है, इससे आपने इस एरिया में हिट खाना है। ठीक है, अब वो ऐसे एरिया में हिट खानी है जिसमें वो नहीं मारना चाहता। ठीक है, अब बाबर है तो बाबर को मिडल लेग सारों ने पकड़ा हुआ शुरू में, कि वो हम्म थोड़ा सा मिस टाइम कर देगा या मिस हो जाएगा या कुछ कर देगा, और इट वर्क्स आउट। सिमिलरली इमाम को बाउंसर पे लोग फंसा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये सब होमवर्क किया होता है ना बॉलिंग कोच ने। तो आपका प्लान ये होता है कि आप किसी भी बैट्समैन को पहले फंसा लें, जल्दी आउट कर लें। अगर जल्दी आउट नहीं होता तो उसके बाद उसको रिस्ट्रिक्ट किस तरह करना है, यानी कि उसको वो शॉट नहीं खेलने देनी चाहिए जो उसको आसानी से खेल सकता है। अब बाबर आजम को कवर ड्राइव खिलाना बेवकूफ़ी है, हम्म ठीक है, लेकिन उसको ऑन ड्राइव खिलाना ठीक है, क्योंकि उसमें वो गलती करने का चांस है और क्योंकि वो गलती करता है। तो इसी तरह सिमिलरली बॉलिंग जो है वो प्लान देता है बॉलिंग कोच, ए बी और सी। पहला प्लान ये है, फिर दूसरा ये है, फिर जब आप बिल्कुल फेंस में हो तो क्या है। तो आई गेस कि एक तो इतने अरसे से काम भी उन्होंने नहीं किया हमारे बॉलर्स के साथ, एक तो ये भी है। सेकेंडली ये कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना, अब मेरा ख्याल है हारिस रऊफ ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा 5 या 6 लिस्ट ए के मैचेस खेले हुए हैं। जी बिल्कुल इतना ही है जी। ठीक है, यानी कि उसके अलावा खेल, तो अब वो एक चीज की गेम अवेयरनेस ही नहीं है ना बंदे को। हम्म, तो अब आप उसको किस तरह बताएंगे, वो एक ऑफ स्टंप से बाहर मार रहा है, एक लेग स्टंप से बाहर मार रहा है, बॉलिंग कोच क्या करे।
तो आई गेस कि बिल्कुल इन पे ब्लेम थोड़ा बहुत बनता है। लेकिन हमारे जो थे ना बॉलर्स, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा बुरी थी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ब्लेम बनता है, लेकिन कुछ हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमने बॉलर्स तैयार ही नहीं किए ना वनडे क्रिकेट के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी सवाल है, क्योंकि आप भी आप खैर आपकी दोनों कम्युनिकेशन ठीक है, उर्दू की, पंजाबी की भी, इवन किसी हद तक, और अंग्रेजी की भी। तो आप उनके साथ जब काम करते हैं, तो आपको बतौर कोच, इस सवाल में वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही पूछ रहा हूँ, कि हम्म। आपको कभी लैंग्वेज बैरियर का एहसास हुआ किसी और, जैसे आपके पास कोई श्रीलंकन आ गया, कोई ऐसा आ गया बंदा जो प्रॉपर अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा नहीं समझता, और उर्दू ज़ाहिर है उसको आती नहीं, उसकी जुबान ही नहीं है, तो उसको आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कहीं प्रॉब्लम आती है वाकई? डॉक्टर साहब, ये तो सबसे बड़ा जो है ना वो बेवकूफी है, जो भी ये जो हमारे टीवी पे आके कह रहे होते हैं ना कि यार ये इंटरनेशनल कोचेस की इंग्लिश ही नहीं समझ आती। देखिए डॉक्टर साहब, क्रिकेट की अपनी लैंग्वेज है। जिस तरह आप अंपायर है ना, तो अंपायर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है ना। समझ रहे हैं? यानी कि आप किसी अंपायर से बात कर रहे होंगे तो मैं शायद बात पिक ना कर सकूं, लेकिन आप दोनों आपस में पिक कर लेंगे। तो सिमिलरली जो जिस तरह देखिए, आप फुटबॉल के जो बेहतरीन मैनेजर्स हैं उनको इंग्लिश कहाँ आती है? वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगे हुए, हेड लगे हुए, बड़े बड़े मतलब मिलियंस ऑफ पाउंड सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश इज नॉट देयर, इवन देयर इंग्लिश इज वेरी पुअर, यस। बट दे आर वेरी गुड एट व्हाट एट देयर जॉब। तो सिमिलरली क्रिकेट की एक अपनी लैंग्वेज है। सही है कि बात को जो हम बात करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो शाई हैं, कल्चरल, आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ बैरियर, इज मोर द कल्चरल बैरियर कि हम सवाल नहीं करते। ठीक है, या हम क्रिटिकल जो है ना, वो आपने कोई बात की एज अ कोच, तो मैं उसको क्रिटिकली जो है ना वो आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि हम कल्चरली जो है ना वो है। आई डोंट थिंक इट्स अ लैंग्वेज बैरियर, इट्स मोर अ कल्चरल थिंग। अगर कोई बहुत शाय है तो इट्स अ कल्चरल थिंग। खैर, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से, कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन किसी हद तक के जो कल्चरल है ना प्रॉब्लम, वो भी शाइनेस जो है, वो भी इसी वजह से है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपको मौलवी ने एक बात बताई, आप उसको समझना चाह रहे हैं, उसको रीफ्रेज करके बताना चाह रहे हैं मोरनी को या किसी भी कोच को, ब्रैडबर्न को, तो अब आपके पास वो स्किल लेवल ही नहीं है, आपके पास लैंग्वेज का, आपके पास वोकेबलरी ही नहीं है कि आप अपनी बात उसको समझा सके, कि मुझे जो समझ आई है, क्या ये आप यही कह रहे हैं, या अगर इस कि मुझे यह प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे उसको जरा फिक्स कर दें। तो आई थिंक सो देयर इज अ गैप। अब आप जैसे फर्ज कर ले, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में आपने एक जिक्र किया था कि वो पारिस मम्बरे जो बॉलिंग कोच हैं इंडिया के, 20 साल से का उनका कोचिंग एक्सपीरियंस है, मैं उनको देख भी रहा था, सिर्फ 2 मैच खेले हुए टेस्ट, और 2 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें हैं, और हम्म। 3 वनडे खेले हुए, 3 मैचों में 3 विकेटें हैं उनकी, बस इससे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं उनके खेलने का। बट इज वंडरफुली सक्सेसफुल। बेशक उनके ऊपर राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ अपनी एक लेगेसी लेके आ रहे हैं, उनका मुंबई के साथ लेना देना नहीं है, बॉलिंग ने जो बिल्कुल। परफॉर्म किया इंडिया का। तो यहाँ बहरहाल एडवांटेज तो होगा कि वो अगर मराठी वाले को थोड़ा सा थपकी लगा के मराठी भी बता देते होंगे, क्योंकि वो मुंबई से हैं और हम्म। साथ अपनी हिंदी तो ज़ाहिर है उनकी ओवरऑल लैंग्वेज है ही सही। तो एडवांटेज तो है बात। अरे देखिए, बॉब बॉब वुलमर थे ना, वो मोहम्मद आसिफ को अपने साथ लगा के लेके गए। ठीक है, हम्म। मोहम्मद आसिफ को एक टेस्ट मैच खिलाया, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मार पड़ी। ठीक है, फिर हम्म। लोग कह रहे थे अब पता नहीं खेलेगा नहीं, क्योंकि एक टेस्ट मैच हम्म। वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन उन्होंने हम्म। मोहम्मद आसिफ को रेडी किया। सही है, अब हम्म। मोहम्मद आसिफ की इंग्लिश तो और भी लिमिटेड है ना। ठीक जी। है, तो क्रिकेट में जो टर्म्स है ना डॉक्टर साहब, बड़ी कंसिस्टेंटली सिमिलर टर्म्स यूज होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब क्रिकेट जो स्पेशली हमारे, कोई भी ऐसा नया लड़का नहीं था जो 18 साल का हो जिसको इंग्लिश ना आती हो ना। ये ऐसे लड़के हैं जो एटलीस्ट 3 3 4 4 साल से तो रेगुलर खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि जो आपकी बात है वो किसी हद तक ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा शाइनेस होती है लैंग्वेज की वजह से। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह मैंने इंग्लैंड की मिसाल दी कि उधर जो होते हैं, जिस तरह सिकलैन मुश्ताक, अब तो खैर बेहतर इंग्लिश है, मुश्ताक अहमद की बड़ी लिमिटेड इंग्लिश, ठीक है, लेकिन हम्म। उसने इंग्लैंड के स्पिनर्स के साथ काम किया है, और मुल्कों के साथ काम किया। तो आई थिंक कि ये हम लोगों ने थोड़ा सा बनाया हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि यूरोपियन फुटबॉलर हैं जो, मतलब यूरोपियन मैनेजर्स हैं, उनकी इंग्लिश डॉक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इंग्लिश सही नहीं बोली जाती। जी जी ठीक है, बिल्कुल। और वो आपको पता है कि इंग्लैंड में तो स्पेशली लिवरपूल वगैरह का तो एक्सेंट इतना मुश्किल है, मैं रहा हूँ वहां पे ना उस इलाके हम्म। में। हम्म। उनका एक्सेंट इतना मुश्किल है कि जो साउथ से इंग्लैंड से जाते हैं ना लोग, उनको समझ नहीं आती क्या बात कर रहे हैं। Yeah. मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो भी उन प्लेयर्स के साथ, तो मेरा ख्याल है कि इट्स मोर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑन प्लेयर्स बिहाफ इफ दे कांट कम्युनिकेट विद द एंड बोथ। And क्योंकि both. क्योंकि जिस तरह डीन जोन्स था ना, तो हम्म। डीन जोन्स की बड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर के साथ बहुत अच्छी साइंस थी। अच्छी केमिस्ट्री थी। ठीक है,
उसका मतलब उसका भी यही था कि वो ही कुड स्पीक इन अ लैंग्वेज के पीपल अंडरस्टैंड, राइट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही वाज क्वाइट रिसेप्टिव, कि कोई हम्म, किसी ने बात करनी है तो वो खुद जाता था, और ही वाज लाइक वो प्लेयर्स के लेवल पे जाके बात करता था। तो हम्म, ये भी एक स्किल है ना, कि आप क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कोच कर रहे हैं जो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन क्रिकेट लैंग्वेज आई थिंक डॉक्टर साहब सेम है। इट्स मोर इफ एनीथिंग दैट्स कल्चरल, क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, जो यूरोपियन मैनेजर से वो किस तरह कम्युनिकेट करते होंगे, लेकिन वो मतलब बहुत बड़ी जॉब्स है ना वो तो, और उनको लगाते हैं। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ही नोज अबाउट, मॉर्नी मॉर्कल नोज अबाउट बॉलिंग, ही शुड बी एबल टू कोच पाकिस्तान टीम। अच्छा खैर चले, वो थोड़ा सा टॉपिक से हम हट जाएंगे। मैं एक आधा सवाल और क्विकली कर लेता हूँ, फिर हम वापस आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वो है नए कोच की जो अभी देख रहे हैं कि उसको किसको लगाया जाए, उसकी बात करते हैं। उससे पहले ये कि जैसे हमने बात की उसकी पारस मेमोरी की, तो बाकी भी उनके जो दिलीप हैं, जो फील्डिंग कोच हैं, ही नेवर प्लेड क्रिकेट। मुझे तो कम से कम गूगल में कहीं नहीं मिला उनके उनके नाम के साथ कि उन्होंने क्रिकेट खेली है। उन्होंने कुछ असिस्टेंट कोचिंग की हुई है किसी बेसबॉल की कोचिंग मेन कोच के साथ। तो ठीक है। उनको ड्रिल्स आती होंगी फील्डिंग की या जो भी है उनको, वो उनकी एक्सपर्टीज वो है दिलीप, टी दिलीप जिनका नाम है। और जो उनके बैटिंग कोच हैं राठौर, उनके भी 6 मैच खेले, उन्होंने भी 131 मुनासिब से रन हैं, बहुत थोड़े से, उन्होंने भी कोई नहीं की। तो यहाँ उन्होंने कोचिंग को प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। और इंडिया जैसी बड़ी टीम ने, जो सबसे बड़ी इस वक्त टीम, बल्कि पूरी इंडस्ट्री बन गई है, इकोनॉमी है जो क्रिकेट की इकोनॉमी को चलाती है, उनके वो कोच बन गए। तो उनको राहुल द्रविड़ के साथ काम करने में कोई मसला पेश नहीं है। एक लेजेंड है जो ऊपर बैठ के सारा कुछ देख रहा है, वो उनको हेड कर रहा है, और बाकी सारे प्रोफेशनली स्लोली स्लोली नीचे से चलते हुए 15-20 सालों में हैदराबाद की उन्होंने कोचिंग से शुरू करके नेशनल तक पहुंचे, नेशनल अकेडमी तक पहुंचे, फिर नेशनल टीम तक पहुंचे। इसी तरह मुंबई भी नीचे से, मुंबई से चलते हुए ऊपर तक पहुंचे। तो ये बिल्कुल सफर इस तरह ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हम किसी को उठाएं और पिक एंड चूज, क्योंकि वो अच्छा बॉलर था तो हम उसको बतौर कोच लगा दें, जो हमारे तजर्बे बहुत सारे नाकाम ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया का ब्यूकेनन बड़ा सक्सेसफुल कोच था, वो कोई बड़ा क्रिकेटर थोड़ी था ना, मतलब। जी। तो ये डॉक्टर साहब ये बहुत असल में मैं पहले सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करता था ना, लेकिन अब मैंने जो थोड़ी जरा के मीडिया में भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की आगे पीछे, तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो है ना, वो हम लोग, हमें अपने मीडिया वालों को तरबियत देने की जरूरत है। सही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो किसी हल्के बंदे को ठहरने नहीं देते, समझ लें। तो हर किसी ने जो है ना वो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं इधर हूँ, लेकिन अगर मुझे लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म, अब मेरा आवर्स वाइज मेरा शायद जितने भी लेजेंड्स हैं उनसे बराबर, उनसे ज्यादा ही कोचिंग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैं फुल टाइम कोचिंग करता रहा हूँ 15 एक साल, ठीक है, 15 20 साल। अब कहने का मेरा मकसद ये है कि वो ये नहीं देखते कि यार काम क्या करे, वो कहते हैं भाई कौन है। कौन है, ठीक है, यस। तो पहली ये चीज उन्होंने देखनी है कि जी यासिर अरफात का भी यही मसला था ना, वो कह रहे हैं जी कि वो ज्यादा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस नहीं है, जो सेठी साहब ने कहा। अब कहने का हम्म, मकसद है कि आप उसको कोच लगा रहे हैं, खेलने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं। यही मसला। ठीक है, अब यासिर अरफात वुड हैव बीन आइडियल इन दिस सिचुएशन, कि वो खेला भी हुआ है क्रिकेट, लैंग्वेज भी जो आप बात कर रहे हैं वो भी है, और क्वालिफाइड भी इंग्लैंड से है, और लेवल 4 है, जो कोई पाकिस्तानी और टेस्ट क्रिकेटर नहीं। कोई और ही नहीं है, बिल्कुल। ऑल द बॉक्सेस, और वो मॉर्निंग मॉर्कल का भी कोच रह चुका है। सबसे बड़ी बात यह जी, जब हमने इस पे तो प्रोग्राम भी किया था। बिल्कुल। ठीक है, तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इस सारी चीजों को देखें, तो अब हमारे यहाँ तो यही है ना कि पूरा सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग द मीडिया, स्पोर्ट्स हम्म, मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह, हम्म, वो बहुत इमेच्योर है। अगर हम्म, उनके सवालात देखें और उनके वो देखें ना, जिस तरह वो मतलब रिपोर्टिंग देखें, सब कुछ देखें। अब प्रॉब्लम वहां आ जाती है, पीसीबी डरता है कि हम्म, किसी अननोन को बना दिया। अब एक वो है शाहिद असलम साहब, वो पाकिस्तान टीम के साथ 12 साल से हैं, इसलिए हैं कि उनको काम आता है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आगे इसलिए नहीं करते कि यार वो पीसीबी फंस जाएगा। हम्म, ठीक है, हम्म, तो अब मेरे, अब इन शॉर्ट ये डॉक्टर साहब के, ये हमारा जो क्राइटेरिया है पीसीबी का या जिसका भी है, कि जी हम बड़े नाम लाते हैं, लेकिन लोग भी आप देखिए ना, हमारे लोग भी कहते हैं बड़े नाम लाए, और हमारे सारे जो मीडिया वाले हैं वो भी कहते हैं बड़े नाम लाए। हम्म। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ने बिल्कुल, उस उनकी दिन कहा रेटिंग हुआ उसी से बढ़ती है। कि जी। मिकी आर्थर तो पता नहीं कौन टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ, मैंने कहा यार उससे खिलानी थोड़ी है, उससे कोचिंग करानी यही यही, बिल्कुल बिल्कुल। है। बल्कि आपकी बात से याद है कि अभी ये जब हमारी पीएसएल हो रही थी जब, तो तब भी कोई बात चल निकली इसी तरह पाकिस्तान की कोचिंग के बारे में। तो एक प्रोग्राम में मैं शामिल था पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, मतलब हम्म, वो प्रोग्राम लाइव जा रहा था। तो मतलब मैंने यही आप वाली बात कर दी कि जी कि आपको कोचिंग चाहिए ना, आप डोमेस्टिक में क्यों प्रमोट नहीं करते। मैंने अब्दुल रहमान की मिसाल दे दी, आजकल तो खैर वो असिस्टेंट कोच हैं हमारी टीम के साथ, नेशनल टीम के बिल्कुल साथ।
कि जी उन्होंने उनके उनके क्रेडिट पर इतने सारे टाइटल्स हैं, तो आप उनको आगे लेके जाएं, प्रमोट करें। तो वहीं हम्म पर बैठे हुए जो हमारे साहब थे, जो पुराने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी मतलब हेड भी किया, और उन्होंने बड़ी टीमों को, बड़े लेजेंड्स उनके अंडर खेले हुए हैं, तो उन्होंने मेरी बात को फौरन निगेट कर दिया कि आप जाके पहले देखें कि अब्दुल रहमान ने मैच कितने खेले हुए हैं। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि यार ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल तुम हाँ, कोचिंग बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं ना? अगर उनके क्रेडिट पर मैचेस हैं, उनके क्रेडिट पर टाइटल्स हैं, केपी को उन्होंने जितवाया हुआ, तो उनको लेके आए आगे। ये क्या बात हुई कि उनको मैचेस, फिर ये एक मैच खेला हुआ कि दो मैच खेले हुआ, इट डजेंट मैटर टू मी। लेकिन भारत सोच की बात कर रहे हैं कि सोच वहां पर हर लेवल पर यही है कि वो नहीं, आए और बंदा डॉक्टर जिसका नाम। साहब, ये हमारे अपनों के लिए है, क्योंकि आपको याद हो रिचर्ड पाइबस 3 दफा पाकिस्तान के कोच बने हैं, लेट 90 से अर्ली 2000 तक, ठीक है। वो कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले। कौन? रिचर्ड पाइबस, पाई बस, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले। वो एक दो हम्म, वनडे को खेले हुए, लिस्ट के एक आध मैचेस खेले हुए, दैट्स इट ना, वो मतलब। लेकिन वो काउंटी क्रिकेट के, लाइक 30 साल की उम्र में काउंटी के कोच थे वो। बल्कि जी जी 31 साल की बिल्कुल। उम्र में पाकिस्तान टीम के कोच थे वो, हेड कोच वसीम अकरम वाला, सारे अंडर उनके। देखो जी। लेकिन उनको कोचिंग आती थी ना, समझ हम्म, तो अब कहने का मतलब है कि जब बाहर से आप लाते हैं तो आप कोच देखते हैं, और अपना लाते हैं तो आप लेजेंड देखते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ डिलेमा। और मसला ये है कि हमारे जो पुराने लेजेंड्स हैं, हमारा मीडिया है, सब कुछ सारे बहुत इमेच्योर रिएक्ट करते हैं जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है। अब वही बात है कि अब वो सारे लेजेंड, अब फॉर एग्जांपल यासिर अरफात को लगा दो, तो यही हमारे लेजेंड्स जो है ना, जो काफी सारी विकेटें लेके बैठे हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कहेंगे देखो यार किसको लगा दे, हम्म, क्योंकि वो कहेंगे उसने तो हाँ। खुद खेला, उससे खुद कैसा था ये। अब कहने का मकसद ये है कि खेलने से इसका ताल्लुक नहीं है ना, ये तो कोचिंग है। वो कहेंगे बल्कि ये तो वो प्लेयर है जिसको हम खिलाते नहीं थे, वो यूं करेंगे कि एग्जैक्ट काबिल एग्जैक्ट। नहीं था कि उसको खिलाएं, और हाँ फिर आपने इसको कोच लगा दिया। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आज भी यही बात एक प्रोग्राम में हो रही थी, तो मैंने भी उनका नाम लिया, लेकिन आगे से बिल्कुल खामोशी छा गई दूसरे कैंप से जब मैंने यासर अरफात का नाम लिया। हाँ, इसी सिमंस में बल्कि याद आया कि अब नई कोचिंग के लिए जो नाम सबसे ज्यादा गर्दिश कर रहा है वो उमर गुल का है। आप कैसे देखते हैं अगर उनकी हो जाती है अपॉइंटमेंट तो? हाँ नहीं, उमर गुल ठीक है, क्योंकि वो कोचिंग कर रहे हैं, और मतलब 3 4 साल पहले रिटायर हुए हैं। उसके बाद से वो रेगुलरली, पहले कोटा ग्लैडिएटर के साथ थे, और फिर अफगानिस्तान की भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कोचिंग की है उन्होंने। तो आई थिंक ही इज ऑन द रेडार, और अगेन ही वाज अ स्किलफुल बॉलर हिमसेल्फ। सो डॉक्टर साहब, सबसे जो डेंजरस चीज होती है ना, वो यही होती है कि जो बंदा खुद स्किलफुल होता है ना, तो वो हम समझते हैं कि यार वो खुद अच्छा था तो वो दूसरों को ऐसा नहीं होता। जो ज्यादा स्किलफुल होता है ना, उसकी डाउन साइड डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा पता है क्या होती है? कि वो समझता है कि दूसरे भी अच्छे हैं। समझ रहे हैं? ये दूसरे जी। भी स्मार्ट हैं उसकी तरह, तो ऐसा होता नहीं। समझ रहे हैं? मतलब जीनियस कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर जीनियस। यस दैट्स राइट। ठीक है। तो उसमें ये ना हो जाए, लेकिन ही वॉज वेरी गुड इन शॉर्टर फॉर्मेट। मेरा ख्याल है कि T20 का वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, तो T20 के हिसाब से शायद उनको अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि उनका T20 कोचिंग का भी एक्सपीरियंस ज्यादा है, और ही वॉज हिमसेल्फ क्वाइट अ स्मार्ट T20 बॉलर। तो आई गेस कि अगर उनको लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है अपॉइंटमेंट। इट्स नॉट आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब इट इज। बाकी उनकी जो प्लानिंग वगैरह है, वो तो जब आएंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है जी, आप शेयर करना चाहेंगे साहब आप? हाँ नहीं, मैं ये कहूंगा कि अजहर महमूद वाज डिड एक्चुअली गुड जॉब, क्योंकि वो शायद ऐसे थे कोच जिन्होंने, अभी भी काउंटी के वो सरे के कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भी और बाहर भी काफी ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, खेलने का भी और कोचिंग करने का भी। कोचिंग का। तो आई थिंक ही डिड ओके व्हेन ही वाज द बॉलिंग कोच। मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने उनके दौर में इतना बुरा परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान ने कभी। तो एंड ही इज आल्सो अनदर ऑप्शन। लेकिन अब मसला ये है कि वो लोग डरते हैं पाकिस्तान की जॉब लेने में ना, क्योंकि उनको पता है कि अभी हो सकता है कि महीने बाद निकाल दें वापस, और दूसरी वो पक्की जॉब छोड़ के आ जाए। तो ये थोड़ा नहीं सा। सर, पक्की जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं ना। मिकी आर्थर ने एक नया रास्ता खोल दिया ना कि भाई ऑनलाइन हाँ, हाइब्रिड मॉडल पे आप जॉब करें। हाइब्रिड मॉडल पे कब हो सकता है, तो कोचिंग क्यों नहीं हो सकती? तो उधर हाँ, बैठ के करें और उधर से सीधे इवेंट पे जाएं, इवेंट से इवेंट पे गले मिलें, उसकी वीडियो अपलोड करें, उसके बाद फिर वहीं से इवेंट खत्म हो अपने घर निकल लें। तो इससे अच्छी जॉब क्या है? डबल डबल पे भी आपको मिल रही है। और वैसे खैर जाते जाते ये भी बता दें कि किसी प्रोग्राम में कल ही मैं सुन रहा था कि मिकी आर्थर को भी हमने लगाया तो हुआ है डायरेक्टर या कोच है, जो भी कह लें, हेड कोच तो नहीं है, हम्म, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन है तो वही सब कुछ। तो हम्म, कि उन्होंने इसकी अपनी डर्बी की कोचिंग की थी, और डर्बी ने कोई मैच नहीं जीता था। उन्होंने डम्बोला की कोचिंग की थी, डम्बोला और या समथिंग नाम, जो लंका प्रीमियर लीग की है। उन्होंने 5 टीमों में से 5वें नंबर पर खत्म किया था। तो हम्म, क्या गलत है अगर पाकिस्तान ने 9 टीमों में से, 10 टीमों में से बल्कि 5वें पर खत्म किया? तो ये उनकी बिल्कुल। लेगेसी है। बिल्कुल। ठीक है नाज़रीन, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।